हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम नॉर्मल एक्सलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। डेरिवेशन स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी कर्व्ड पाथ पे हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी भी कर्व्ड पाथ पे नॉर्मल एक्सलरेशन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है और उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वेयर बाय आर। उसी को हम इस वीडियो में डिराइव करने वाले हैं, where v is speed and r is radius of curvature of path। मतलब किसी भी कोई भी कर्व्ड पाथ हो सकता है, इंक्लूडिंग सर्कुलर पाथ, इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन पाथ, कैसा भी कर्व्ड पाथ। स्ट्रेट लाइन के लिए हमने जाना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। किसी रैंडम कर्व्ड पाथ के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होता है, और सर्कुलर पाथ के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सब पॉइंट्स पे सेम होता है, जिसे रेडियस ऑफ सर्कल भी कहते हैं। तो नॉर्मल एक्सलरेशन क्या होगी? जब एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से किसी कर्व्ड पाथ पे चल रहा है तो उसकी एक्सलरेशन कितनी होगी, वो हम इस वीडियो में डिराइव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल एक्सलरेशन का फॉर्मूला, मान लो ये कोई भी एक कर्व्ड पाथ है, जिस कर्व्ड पाथ पे पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है पार्टिकल, कैसी भी शेप का कर्व्ड पाथ हो सकता है। तो किसी एक इंस्टेंट पे उसकी नॉर्मल एक्सलरेशन डिराइव करनी है, तो थोड़ी देर के लिए ना मैं स्पीड को वेरी करता हुआ नहीं मान रहा, स्पीड कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। स्पीड की वेरिएशन का जिम्मेदार कौन था, हमने पिछली वीडियो में देखा, दैट वाज टेनेंशियल एक्सलरेशन। टेनेंशियल एक्सलरेशन अगर वेलोसिटी के पैरेलल होता है तो स्पीड बढ़ती है, टेनेंशियल एक्सलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होता है तो स्पीड घटती है। यहां पे स्पीड को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, मतलब टेनेंशियल एक्सलरेशन का कोई रोल ही नहीं है, केवल नॉर्मल एक्सलरेशन की बात है। तो मान लेते हैं, देखो किसी एक पॉइंट पे पार्टिकल इस ए पॉइंट पे है अभी इस इंस्टेंट पे, और उसकी स्पीड कुछ v है, और हल्का सा टाइम dt बीतने के बाद पार्टिकल मान लेते हैं इस b पॉइंट पे पहुंच गया और उसकी स्पीड v ही है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो a से b तक जो है ये स्मॉल टाइम ड्यूरेशन dt है। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि a पॉइंट पे टाइम इज dt एट टाइम t, और b पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो टाइम है t प्लस dt। ठीक है, ये जो a से b तक का एक छोटा सा पाथ है, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल एक स्मॉल लेंथ ऑफ कर्व्ड पाथ है। इस कर्व्ड पाथ का मान लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r है, जिसकी टर्म्स में हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ये c सेंटर मान लिया, r रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया, और ये इस छोटी सी टाइम ड्यूरेशन dt के अंदर जो पार्टिकल ने एंगल ट्रेवल किया या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो की, दैट इज लेट्स से डी थीटा। जो डी, ये ए बी जो आर्क है, इस ए बी आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है उसे डी थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो तुम सोच सकते हो कि भाई अगर ये सी के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन वेक्टर है, अगर ये डी थीटा से चेंज हुआ है, डी थीटा के एंगल से रोटेट हुआ है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी भी डी थीटा के एंगल से रोटेट हो जाएगी। तो यहां पे ये वेलोसिटी अगर प्योरली राइट साइड में है ए पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कुछ स्मॉल एंगल डी थीटा बेंड हो चुकी होगी अपनी प्रीवियस वेलोसिटी से। तो एक बहुत ही स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल स्टेप कंसीडर किया सबसे पहले। तो ए से बी तक की इस जर्नी में, कांस्टेंट स्पीड की जर्नी में जो एक्सलरेशन है उसे हम देखते हैं कितनी होगी। तो एक्सलरेशन देखो, एक्सलरेशन कैन बी रिटन एज dv बाई dt। टोटल एक्सलरेशन की बात कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे हम, नॉर्मल के अलोंग आएगी या टेंजेंट के परपेंडिकुलर आएगी, और इसका मैग्नीट्यूड भी हम डिराइव करेंगे। दोनों चीजें डिराइव कर रहे हैं हम, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, कि कर्व्ड पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ पार्टिकल कितनी एक्सलरेशन लेके बैठा होता है, उसको हम डिराइव करने वाले हैं। तो डीवी वेक्टर मुझे निकालना है। dt क्या है? ए से बी तक का स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, और डीवी क्या है? ए से बी तक स्मॉल पाथ के अंदर होने वाला वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी वेक्टर मुझे लिखना है, तो आई कैन राइट इट एज, थोड़ी देर के लिए लेट्स से राइट साइड को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एंड ऊपर की तरफ वाई एक्सिस मान लेते हैं। मतलब ये जो ए पॉइंट वाली वेलोसिटी है, इसे एक्स एक्सिस मान लिया, ए पॉइंट वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया। तो बी पॉइंट वाली वेलोसिटी वी बी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट वाली वी ए वेक्टर अपॉन डी टी। इन सारी चीजों को हमें लिखना है, जिससे एक्सलरेशन की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड अपना सॉल्व हो जाएगा। तो वी बी वेक्टर देखो, बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का कॉस डी थीटा कॉम्पोनेंट राइट साइड आएगा, मतलब आई कैप में आएगा,
और साइन डी थीटा कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ मतलब जे कैप में आएगा। तो लिख देते हैं वेलोसिटी का कॉस डी थीटा कॉम्पोनेंट आई कैप में है और वेलोसिटी का साइन डी थीटा कॉम्पोनेंट जे कैप में है। यह है बी पॉइंट वाली वेलोसिटी माइनस ए पॉइंट वाली वेलोसिटी प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग है वी आई कैप होल अपॉन dt। dt को कैसे लिखें देखो, आई कैन से दैट कि भाई अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है पार्टिकल तो ये कांस्टेंट स्पीड के अंदर हम वो बच्चों वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड लिख सकते हैं, या टाइम मुझे अगर लिखना है ए से बी तक का तो मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके लिख सकता हूं। तो सोचो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो ए से बी तक की जो आर्क लेंथ होगी विच इज डिस्टेंस वो बन जाएगा रेडियस इंटू एंगल, एंगल इज इन रेडियंस हियर। तो r इंटू डी थीटा करके मैं a से b तक की आर्क लेंथ निकाल सकता हूं, दैट इज r डी थीटा। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम है dt, तो डिस्टेंस अपॉन dt को अपन स्पीड लिख सकते हैं या डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके मैं dt की वैल्यू लिख रहा हूं, dt कैन बी रिटन एज r d थीटा अपॉन v, दिस इज dt। तो ये अपना वेक्टर फॉर्म में एक्सलरेशन वेक्टर आ गया जो कि a इंस्टेंट पे या इस इनफाइनाइटेसिमल स्टेप में a से b तक के स्टेप में जो इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन रही होगी पार्टिकल की वो यहां से डिराइव होने वाली है। तो देखो ये कितना बन रहा है, आई कैप वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, आई कैप वाली टर्म को अगर इकट्ठा करें तो v कॉमन है, कॉस डी थीटा माइनस 1 आई कैप प्लस साइन डी थीटा जे कैप, v को पूरे में से ही कॉमन ले लिया और होल अपॉन में आर डी थीटा अपॉन v। ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में v है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर v स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की एक चीज बन रही है। अब देखो इसके अंदर फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बार फॉर्मूले रिवाइज भी कर लो, कॉस 2x का जो फॉर्मूला था, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x minus 1 लिखो या 1 minus 2 sin square x लिखो। तो I can say that 1 minus cos 2x can be written as 2 sin square x। तो यहां पे देखो 1 minus cos थीटा की टर्म दिख रही है मुझे, 1 minus cos d थीटा, एक माइनस तो मैं कॉमन ले लूंगा, 1 minus cos d थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 sin square d थीटा बाई 2 हाफ एंगल की टर्म्स में। तो और sin d थीटा को d थीटा लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। चलो पहले एक एक स्टेप करके आराम से करते हैं। देखो इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x। अगले पेज पे जाते हैं, एक्सलरेशन वेक्टर कैन बी रिटन एज dv वेक्टर बाय dt। dv वेक्टर के अंदर v स्क्वायर अपॉन आर डी थीटा, तो साइड में स्केलर क्वांटिटीज हैं इनको साइड में रख लेते हैं, v स्क्वायर अपॉन आर डी थीटा होल इंटू ये है cos d थीटा माइनस 1 जिसे मैं लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर d थीटा बाई 2 विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज 1 माइनस कॉस d थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर d थीटा बाई 2। तो ये लिख दिया माइनस 2 साइन स्क्वायर d थीटा बाई 2, दिस मच आई कैप एंड जे कैप में है साइन d थीटा जे कैप। अब देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होती है एक बार उसे भी रिवाइज कर लो। जो ये साइन एक्स होता है ये अप्रोक्सीमेटली tan x के बराबर होता है और ये सब कुछ अप्रोक्सीमेटली x के बराबर होता है इन रेडियंस। रेडियंस की टर्म्स में अगर हम बात करें मतलब साइन ऑफ 1 डिग्री को 1 मत बोल देना यार, साइन अगर 0.001 रेडियंस है, साइन 0.001 रेडियंस का साइन लेना है या tan 0.001 रेडियंस का लेना है तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.001 हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो इस चीज को मैं यहां यूज कर रहा हूं, देखो डी थीटा साइन डी थीटा बाई 2 जो होगा वो रफली डी थीटा बाई 2 के बराबर होगा। और रफली क्या मतलब, यहां तो बिल्कुल एग्जैक्टली ही होगा क्योंकि ये एकदम ही डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं। देखो यहां पे डी थीटा एकदम टेंडिंग टू 0 होता है, अगर एक्स टेंडिंग टू 0 होता है तो ये अप्रोक्सीमेशन होती है रेडियंस में। तो सिमिलरली मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। तो एक्सलरेशन वेक्टर मेरा बन रहा है v स्क्वायर अपॉन आर डी थीटा, साइन डी थीटा बाई 2 को लिख रहे हैं डी थीटा बाई 2 और उसका स्क्वायर भी है तो ये बन जाएगा डी थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस साइन डी थीटा को लिख रहे हैं डी थीटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक, आई कैप जे कैप ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो साइन वाली टर्म्स यहां से हट गई। डी थीटा भी देखो एक डी थीटा कटता हुआ नजर आ रहा है, न्यूमरेटर में भी डी थीटा कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी यहां डी थीटा बैठा है तो वी स्क्वायर बाय आर
इंटू यहां बचेगा -2 इंटू डी थीटा का स्क्वायर अपॉन 4। एक डी थीटा कैंसिल होने के बाद और एक 2 का फैक्टर कैंसिल होने के बाद बचेगा माइनस डी थीटा बाई 2 आई कैप और प्लस डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 बच जाएगा तो 1 जे कैप। अब ध्यान से देखो, आई कैप का जो टर्म है वो एकदम डिफरेंशियल एलिमेंट है, जबकि जे कैप की टर्म अच्छा खासा एक नंबर है, फाइनाइट नंबर है 1। तो 1 के मुकाबले ये डी थीटा बाई 2 एक नेग्लिजिबल वेक्टर है। तो ऐसा कह सकते हो कि भाई ये 1 जे कैप के मुकाबले माइनस डी थीटा बाई 2 आई कैप बहुत 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 छोटा है। तो एक बहुत बड़े वेक्टर में एक बहुत छोटा वेक्टर अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस थिंग इज अप्रोक्सीमेटली वी स्क्वायर बाय आर जे कैप। सिंपल बात मैथ्स की याद रखनी है यार कि अगर एक फाइनाइट नंबर के अंदर एक इनफाइनाइट डेसिमल थिंग को ऐड करेंगे, जैसे 10 के अंदर अगर हम dx ऐड करें या 10 के अंदर से dx सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इन वेक्टर्स आल्सो, ये 1 जे कैप के अंदर माइनस डी थीटा बाई 2 आई कैप को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस थिंग इज 1 जे कैप, दिस होल थिंग इज 1 जे कैप। तो अपना एक्सलरेशन वेक्टर बन गया वी स्क्वायर बाय आर जे कैप। अब ध्यान से देखो, इस चीज को डायरेक्शन भी आ गई है यहां से और मैग्नीट्यूड भी आ गया है। ध्यान से देखो, हमने ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी ली थी उसे ही एक्स एक्सिस की अलोंग माना था, या ऐसे बोल दो एक्स एक्सिस हमने इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग कंसीडर की थी। और जो हमारी एक्सलरेशन आई है इस ए से बी तक के इनफाइनाइट डेसिमल छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर या उस इंस्टेंट पे, ए जब पार्टिकल ए इंस्टेंट पे है, ए पोजीशन पे है, तो उसकी एक्सलरेशन जे कैप में आ रही है वी स्क्वायर बाय आर जे कैप। मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर आ रही है, या ऐसे बोल दो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रही है। वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर की थी। तो यहां से अपना डायरेक्शन भी सॉल्व हो गई एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी सॉल्व हो गया। फाइनल इज दिस एक्सलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर अलोंग वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कह दो या अलोंग नॉर्मल कह दो। टेंजेंट को हमने एक्स एक्सिस कंसीडर किया था एंड टेंजेंट के परपेंडिकुलर को हमने वाई एक्सिस कंसीडर किया था और वाई एक्सिस के अलोंग ये एक्सलरेशन सॉल्व हो गई वी स्क्वायर बाय आर अलोंग नॉर्मल। तो हेंस डेरिवेशन कंप्लीट। अब इसके अंदर देखो बच्चों, ये बात याद रखनी है कि ये फॉर्मूला कर्व्ड पाथ के लिए भी वैलिड है, स्ट्रेट लाइन के लिए भी वैलिड है। स्ट्रेट लाइन में आर टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आर टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तो एक्सलरेशन 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली स्पीड तो हम कांस्टेंट लेके चल ही रहे हैं, और अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा तो एक्सलरेशन 0 आनी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी पूरी की पूरी। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में तुम बोल सकते हो आर इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्सलरेशन इज 0। और अदरवाइज किसी भी कर्व्ड पाथ में आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ, जो कि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो सकता है। सर्कल एक स्पेशल केस है जिसमें आर हर पॉइंट पे सेम होता है। अब देखो, इसमें ना सर्कल के केस में एक अलग से बात याद रखनी है कि जो सर्कल है, सर्कुलर पाथ अगर किसी पार्टिकल का है, तो जैसे मान लो पार्टिकल इस पी पोजीशन पे है किसी इंस्टेंट पे, तो पी पोजीशन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये रही टेंजेंट, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन ड्रॉ करें तो ये रही नॉर्मल। तो सर्कल के केस में नॉर्मल जो होती है ना वो रेडियस के अलोंग होती है। याद करो बचपन की बातें, 9th-10th की बातें, कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, जबकि हम अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन को नॉर्मल कह रहे हैं। तो बेसिकली नॉर्मल डायरेक्शन को ही रेडियल डायरेक्शन भी बोला जाता है। नॉर्मल बोलो या रेडियल डायरेक्शन बोलो, इन केस ऑफ सर्कल ओनली एक ही बात है। तो अब पी पॉइंट पे जब कोई पार्टिकल होगा तो उसकी नॉर्मल एक्सलरेशन जो होगी ए एन, वो इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वो इस तरफ कनकेव साइड की तरफ होगी, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। एक्सलरेशन, नॉर्मल एक्सलरेशन हमेशा कनकेव साइड की तरफ होती है, बाहर की तरफ कभी नहीं होती, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया वी स्क्वायर बाय आर। तो सर्कल के केस में इस नॉर्मल एक्सलरेशन के 2 और नाम है, मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम लिखे रहते हैं। तो इसको नॉर्मल एक्सलरेशन भी बोल सकते हैं, या इसको कई लोग रेडियल एक्सलरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सलरेशन रेडियस के अलोंग आ गई। रेडियस भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है क्योंकि। और तीसरी बात, ये एक्सलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंटेड होगी, क्योंकि रेडियस हमेशा सेंटर से गुजरेगा, तो सेंटर से गुजरेगा तो ये एक्सलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंटेड होगी। तो ये बात ध्यान में रखनी है, नॉर्मल एक्सलरेशन कहो या रेडियल एक्सलरेशन कहो इसे, या इसे सेंट्रीपीटल एक्सलरेशन कहो, एक ही बात है। सेंट्रीपीटल शब्द का मतलब क्या है?
दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर। तो इस बात को अच्छे से लिख लो सभी बच्चे। इन केस ऑफ सर्कल नॉर्मल एक्सलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सलरेशन, क्योंकि नॉर्मल रेडियस के अलोंग है, तो नॉर्मल एक्सलरेशन कहो या रेडियस के अलोंग वाली एक्सलरेशन कहो, एक ही बात है, रेडियल एक्सलरेशन। या क्योंकि कनकेव साइड पे होती है हमेशा, नॉर्मल एक्सलरेशन हमेशा कनकेव साइड पे होती है, तो वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगी। टूवर्ड्स द सेंटर होगी तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल एक्सलरेशन। सेंट्रीपीटल शब्द का मतलब क्या है? दैट मींस, इट मींस टूवर्ड्स द सेंटर। बाकी वही बात है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, कोई और कर्व्ड पाथ है, तो किसी और कर्व्ड पाथ के लिए हम उसे रेडियल या सेंट्रीपीटल एक्सलरेशन नहीं बोलेंगे, हम उसे नॉर्मल एक्सलरेशन ही बोलेंगे। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बट स्पेशली सर्कल के लिए ये दो अलग नाम है जो दिमाग में रखने हैं। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। बेसिक डेरिवेशन थी, स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्वियसली डेरिवेशंस कोई नहीं पूछता। फॉर्मूले बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी है जल्दी से देखो वो वीडियो। उसमें और अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन या नॉर्मल एक्सलरेशन के ही कुछ और तगड़े सवाल करेंगे, स्पेशली फॉर जेई एडवांस्ड ओनली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।